बिहार जो कभी देश का 40% शुगर देता था, 1907 में यहीं पे जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील प्लांट की अपनी स्थापना करी थी। 1912 में आवाज उठी एक नए बिहार की, नई आवाज, जिसके तहत बिहार को एक नया प्रोविंस बना करके दे दिया गया, बंगाल से अलग कर। 1937 में यहाँ पे एक बहुत प्रोमिनेंट सीमेंट फैक्ट्री भी हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, यही बिहार जो एक समय इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, जो पूरी देश को चीनी सप्लाई करता था, वो नक्सलवाद, स्कैम्स और माइग्रेशन की वजह से एक बीमारू स्टेट बन गया। इस वीडियो में हम बिहार के उद्गम, जब वो बना सन 1912 से 2025 तक की सारी कड़ियां जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम आपको 8 ऐसे पॉइंट्स देंगे जिनको फॉलो करके आप बिहार का एक रिवाइवल फिर से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1912 में। 1912 में बिहार के जनता में अपनी आवाज, अपने हक की एक लहर थी। हुआ क्या था? हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स ने जो मैक्सिमम उनकी टॉप पोजीशंस थी, उनमें बंगाली स्पीकिंग लोगों को रख रखा था, और जो भी ब्यूरोक्रेट्स और जो भी अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशंस थी, उन सब में बंगाली स्पीकिंग लोगों को उन्होंने तवज्जो दे करके उनको बैठा रखा था, जिसकी वजह से बिहार के लोगों को लगता था कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है, जिसकी वजह से उनको एक नया प्रोविंस दिया गया। 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर के एक अलग प्रोविंस बना। उसके बाद आते हैं 1937 पे। अब यहाँ पे हमारे पास 1907 में इंडस्ट्रीज भी हैं, झारखंड भी है हमारे अंदर, जहाँ पे कोल और आयरन बहुत मात्रा में होता है। सारी इंडस्ट्रीज इसी के इर्द गिर्द बनने लगी। अच्छा चल रहा था। 1937 में जो हमारी, पहले भी मैंने बताया कि हमारी सीमेंट की फैक्ट्रीज भी वहां पे 40% गन्ना उत्पादन था, 40% चीनी का उत्पादन था, जो हमारी पूरे देश की चाय को मीठा करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अब आते हैं 1900, ये जानने के लिए कि डिक्लाइन कहां से शुरू हुआ इसका, आते हैं 1952 पे। 1952 में क्या हुआ? 1952 में दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ने ये जो नेचुरल एडवांटेज था हमारे बिहार के पास, उसको छीन लिया। कैसे छीना? उन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च करी। पॉलिसी का नाम था फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अब समझते हैं फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या थी। देखिए, जो भी इंडस्ट्रीज थी तो वो कोशिश करती थी कि हमारा रॉ मटेरियल जो है वो हमें कम से कम दूरी तक उसको रेलवे फ्राइट के थ्रू ले जाना पड़े। अब सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती थी वो होती थी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जो होती थी कोल की। तो नॉर्मली जो है चार्जेस अपने बचाने के लिए इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को इसी के इर्द गिर्द, जहाँ पे माइंस थी, उनके इर्द गिर्द बनाना शुरू किया, जो कि अभी आता था किसके अंडर में? हमारे बिहार के अंडर में। अभी तो खैर झारखंड है, वो तो 2000 में स्प्लिट होगा आगे, लेकिन अभी तक 1952 तक और उसके पहले तक ये सारी चीजें हमारी एक ही रीजन में डेवलप हो रही थी। इस 1952 की फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में सरकार ने ये बोला कि आप इंडस्ट्रीज को कहीं पे भी लगाइए, जो खर्चा रहेगा उस रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का, इट वाज काइंड ऑफ ए सब्सिडी स्कीम। वो चाहे आप 100 किलोमीटर के लिए आसपास में भी जाएंगे तो भी, चाहे वो आप जो है दूर 1000 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री लगाएंगे तो भी, दैट वाज अ वेल थॉट ऑफ पॉलिसी, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियल क्लस्टर एक जगह ना हो, बिखरा हुआ हो। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये हुआ कि फ्राइट इक्वलाइजेशन के चलते जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उनका सबसे बड़ा खर्चा होता था एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट से अर्न करना पैसा। अब इन्होंने क्या किया, जितने भी कोस्टल स्टेट्स थे हमारे, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे स्टेट्स में जाकर के, जिससे कि जो फाइनल प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिए उन्होंने उन स्टेट्स में जाके किनारे किनारे हमारा इंडस्ट्रीज लगाई। अब ये कोयला यहाँ से एनर्जी के लिए, रॉ मटेरियल्स यहाँ से एनर्जी और रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर करने का जो फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी था, उसके तहत इन लोगों को सस्ता पड़ा, इन लोगों ने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया और एक्सपोर्ट्स के तहत कमाना शुरू किया। लेकिन जो ये इंडस्ट्रीज के थ्रू जो डेवलपमेंट उस एरिया में होना था बिहार में, वो रुक गया। इससे घाटा क्या हुआ? अब ये 1952 से लेकर के जो भी लोग थे, लोग जो काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में वापस आना सही समझा। अब ये सारे एग्रीकल्चर में वापस आने लगे। हुआ क्या कि जैसे पहले लैंड जो था वो पहले से ही कम था लोगों के पास, अब जो लोग इंडस्ट्रीज छोड़ करके वापस आए, उन्होंने अपने लैंड्स पे काम करना शुरू कर दिया। अभी पहले मान लीजिए किसी के घर में 2 लोग हैं, एक भाई जो है वो इंडस्ट्री में काम करता था, उससे उसकी जीविका चलती थी, वहीं दूसरा भाई जो है वो काम करता था एग्रीकल्चर पे, और लैंड का साइज जो था वो बड़ा था। लेकिन अब जब वो इंडस्ट्री वाला भाई जो है वो छोड़ करके आ गया वापस, उसने क्या किया कि अब उसने भी क्लेम किया कि मुझे भी लैंड का एक पार्ट दिया जाए, तो एक लैंड का पार्ट उसको दे दिया गया। अब एक लैंड के 2 पार्ट हो गए। अब इन दोनों के भी बच्चे हो गए, क्योंकि दिस वाज अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 30 इयर्स।
तो इसमें भी और भी बच्चे हुए, तो जो लैंड का फ्रैगमेंटेशन था वो बहुत छोटे छोटे लैंड्स बनते चले गए। ठीक है, अब जो लैंड थे वो बहुत छोटे होते चले गए। इसके तहत जो मैकेनाइजेशन था लैंड्स का वो पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं पॉसिबल था? क्योंकि वो पहली बात तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनकी आधा बीघा 1 बीघा खेती है, वो लैंड मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं, और जो यील्ड था इसकी वजह से वो भी बहुत घटने लगा। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गई 1952, उसके बाद वो एग्रीकल्चर में लोग आ गए, और एग्रीकल्चर में भी जो यील्ड थी वो कम होती चली गई। भले उस टाइम पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसके तहत भी, बट जो कंपेयर करा जाए अदर स्टेट से तो कंपैरेटिवली बिहार की जो थी ओवरऑल एग्रीकल्चर में भी जो है वो पीछे होता चला गया। कट शॉर्ट टू 1992, यहाँ पे क्या हुआ? 1992 में ये फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को रद्द किया गया, वो वहां से बंद हो गई। लेकिन अब यहाँ पे एक और चैलेंज डेवलप हो गया। इंडस्ट्रीज को आपने बुलाया, बोला कि आप आइए यहाँ पर हमारा प्लांट डालिए, लेकिन अब छोटे छोटे लैंड है तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट वो बहुत हाई हो गया। आप 50 लोगों से जाके बात करके उनका लैंड एक्वायर करना चाहते हैं, इट्स एन ईजियर टास्क कंपेयर टू अगर वही 100 लोगों को करना पड़े। और छोटे छोटे लैंड ओनर्स को अगर जाके कन्विंस कर रहे हैं तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तब जब इंडस्ट्रीज आई, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत चैलेंजिंग प्रोसेस है। कोई भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये इंडस्ट्रीज लगाएंगे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड वर्क करना शुरू किया तो वो जो 4 साल का उनका प्रोजेक्ट या 5 साल का प्रोजेक्ट था वो डेकेड्स तक नहीं हो पा रहा था। उसका बहुत बड़ा रीजन एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो पहले खराब हुई, एग्रीकल्चर में लोग आए, फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड हुआ। फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड के बाद से लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ा। लैंड एक्विजिशन में सबको एक पेज पे लाना भी बहुत मुश्किल हो गया लैंड एक्विजिशन के लिए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत डिलेट होते चले गए। और वही आज की डेट में भी हम देख सकते हैं कि कोई मेजर इंडस्ट्रीज वहां पे जल्दी डेवलप नहीं हो पाती। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिल्स भी धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गई। देन पॉकेट साइज लैंड्स, बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स के लैंड्स थे, मैकेनाइजेशन नहीं हो सकता था। अब वहां के लोगों ने क्या किया कि अपने बच्चों को बाहर भेजना शुरू किया कि बेटा तू कोटा जा, पढ़, इंजीनियरिंग कर और बाहर ही सेटल हो जा, वापस आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ा। यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी पड़ेगी। 1950-52 से 90 के दशक में एक हमारी टेंडेंसी थी बिहार की कि हम डेवलपमेंट, वहां पे जो भी नेता आता था वो डेवलपमेंट की बात करता था। लेकिन इसी बीच कास्ट सेंसस हुए और मंडल कमीशन का भी एप्लीकेशन वहां पे हम देख सकते हैं। 1990 में मंडल कमीशन आ गया। तो जब 90 से 92 में जब ये फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी हटी है और इंडस्ट्रीज का आने का सिलसिला थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, वहीं पे हमारी ओबीसी पॉपुलेशन का जब पता लगा है कि दे आर 64% इन बिहार, वहां से फिर लालू यादव ने सम्मान की पॉलिटिक्स वर्सेस डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स, ये दो तराजू में तोलना शुरू कर दिया। अब अगला जो हमारा समय काल है वो है 1992 से लेकर के 2025 तक का समय। बिहार का ये दौर स्कैम्स, कास्ट पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी, और सवाल एक ही रहता कि बिहार को विकास चाहिए या सम्मान। 90s में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता के सामने दो विकल्प छोड़े, आपको सम्मान चाहिए या विकास। और उनका एक ही नारा था कि सम्मान मिलना चाहिए, विकास तो होता रहेगा। लालू जी ने सोशल जस्टिस का नारा दिया और पिछड़े वर्ग को आवाज दी, और पिछड़े वर्ग ने उनके लीडरशिप को स्वीकार करते हुए उनको लगातार जिताते रहे। लेकिन इसी बीच आया एक फॉडर स्कैम। ये तो उस टाइम पे आया, लेकिन ये फॉडर स्कैम चला आ रहा था 20 साल पहले से, और इसी बीच बिहार की जो इमेज थी वो करप्शन और गुंडाराज से जुड़ गई। फॉडर स्कैम अभी हुआ ही था, उसकी चीजें उजागर हुई ही थी, और सन 2000 में झारखंड जो एक रिसोर्स रिच एरिया था बिहार का, उसको उससे छीन लिया गया। जमशेदपुर, बोकारो, ये सारे एरियाज ऐसे थे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा करके और इंडस्ट्रीज के थ्रू बिहार की जीडीपी को इंक्रीज करते थे, और वो एरिया इनसे ले लिया गया। अब बिहार के पास केवल बचे खेती करने वाले और मजदूरी करने वाले लोग, और थोड़ा पढ़ाई करने वाले। पढ़ाई करने वाले बाहर चले जाते, खेती करने वाले खेती करते। अब मेहनत करने वाले फिर उनको दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में जाकर के मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करना पड़ता। इसी वजह से बिहार का एक और डाउनफॉल यहाँ से शुरू हो गया। 2005 में आगमन होता है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का एज सीएम।
अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस को मजबूत किया, गुंडा राज खत्म करने का प्रयास किया, वुमेन सेफ्टी पे काम किया, इन्होंने शराबबंदी पे भी, बिकॉज वो वुमेन्स के थ्रू आया तो उन्होंने शराबबंदी भी कर दी। लेकिन वो निकले पलटू राम, क्यों? क्योंकि उनकी ना आइडियोलॉजी कुछ, वो सिर्फ सीएम पद पर बने रहना चाहते थे, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ, उनको सीएम बने रहना था। आज भी देख लीजिए 2005 से लेकर के आज तक के सीएम के कुर्सी पे वो विराजमान है। फॉर्डर स्कैम के बाद भी स्कैम्स रुक नहीं रहे थे, टॉपर स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, लिकर बैन का मिसयूज और छोटे भर्ती घोटाले, ये सब तो आम बात थी बिहार में। इन सब ने बिहार की पॉलिटिक्स को हमेशा बदनाम किया। बिहार की 70% जनता खेती पर निर्भर है, लेकिन फ्लड, ड्रॉट और मंडी के बीच किसान अब भी परेशान है। गवर्नमेंट स्कीम्स आए पर ग्राउंड पर उनका असर अधूरा रहा। फार्मर सुसाइड्स पहले रेयर थे, अब बढ़ने लगे हैं। झारखंड के स्प्लिट के बाद बिहार के पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं बची। यूथ के पास माइग्रेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। आज भी बिहार के लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, कन्याकुमारी, लद्दाख तक में मजदूरी करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेंशन तो है, लिखी भी गई, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं दिखता है। हेल्थ सिस्टम हमेशा से कमजोर रहा और कोविड ने इस सच को और उजागर कर दिया। डॉक्टर्स, मेडिसिन और हॉस्पिटल्स की कमी अब भी एक चैलेंज है। एजुकेशन में एनरोलमेंट तो बढ़ा, लेकिन क्वालिटी आज भी एक सवाल है। आज भी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट्स, एक नॉर्मल बीए की डिग्री के लिए आपको 4 से 5 साल, 6 साल लग जाते हैं। बीपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाता है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो रहा है, अगर पेपर लीक नहीं होता है तो पैसा चलता है, और अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो इतना डिलेड रिजल्ट्स आएंगे कि बच्चा अपने आप ही कोई और काम शुरू कर देगा और प्रिपरेशन छोड़ देगा। तेजस्वी यादव ने रोजगार और सम्मान दोनों की बात उठाई। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इस स्लोगन से यूथ को टारगेट किया, और प्रशांत किशोर ने जन स्वराज मिशन शुरू करके कहा, बिहार तभी बदलेगा जब सिस्टम बदलेगा। बिहार किस दिशा में जा रहा है? आज बिहार एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ विकास की राजनीति है तो दूसरी तरफ सम्मान की और जाति की। क्वेश्चन वही है, बिहार के वोटर को क्या चाहिए, विकास या सम्मान? तो हम ये कैसे इंश्योर करें आने वाले इलेक्शंस में कि हम बिहार को एक बीमारू स्टेट से डेवलप्ड स्टेट में जाने तक का पूरा सफर तय करवा सके? और नो डाउट इट विल बी अ लॉन्ग स्टोरी, बट उसकी स्टार्टिंग हमें अभी से करनी होगी। और उसके लिए हमारे पास 8 पॉइंटर वोटर चेकलिस्ट है, जो कोई भी फॉलो करके किसी भी कैंडिडेट को और किसी भी मैनिफेस्टो को शॉर्टलिस्ट कर सकता है कि ये सारे पॉइंट्स क्या उसके मैनिफेस्टो में, क्या किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम वोट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? जॉब्स मैप। हमें देखना है कि 5 साल में कितनी फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रीज बिहार में प्राइवेट जॉब्स दे रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी नेता आ रहे हैं या पार्टीज आ रही हैं वो सरकारी जॉब्स की बात कर रही हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब कोई और इंडस्ट्री, कोई और चीज रेगुलेट करने के लिए है ही नहीं तो सरकारी जॉब्स का होगा क्या? सरकार क्या करेगी वहां पे? सरकारी जॉब्स, सरकारी लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए कहीं पे भी आज प्राइवेट जॉब्स का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्स में इंटीग्रिटी। इंडिपेंडेंट एग्जाम अथॉरिटी, एनक्रिप्टेड प्रिंटिंग, ट्रैक एंड ट्रेस लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। टीचर्स की क्रेडेंशियल की ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। हम आज देख सकते हैं कि आए दिन वीडियो सर्कुलेट होते हैं जहां पे बिहार के प्राइमरी टीचर्स संडे से लेकर के सैटरडे तक की स्पेलिंग तक बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं। नेक्स्ट इज बेसिक हेल्थ नीड्स। डिस्ट्रिक्ट वाइज डॉक्टर्स, नर्सेस की वैकेंसीज को फुलफिल करना चाहिए। पीएचसी का भी डायग्नोस्टिक्स होना चाहिए, और एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम वो बहुत बड़ा मानक है कहीं पे किसी भी स्टेट डेवलपमेंट का। वो कैसे हम समझते हैं? देखिए, एम्बुलेंस को अगर आप तक 10 मिनट से ज्यादा लग रहा है पहुंचने में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रोड्स जो है वो खराब है। एम्बुलेंस का रिस्पॉन्स टाइम ना सिर्फ हेल्थ की एक मानक है, बल्कि वो एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मानक है। नेक्स्ट इज पानी और नगर सेवाएं। जैसा कि हमने देखा है, आर्सेनिक और फ्लोराइड का मिटिगेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2 कंटेमिनेंट्स हमारे ग्राउंड वाटर में बिहार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विमेन्स सेफ्टी एंड मोबिलिटी। स्ट्रीट लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारी माताएं बहनें रात को भी लाइट रहेगी तो खुले में घूमने का और अपने काम करने का आनंद उठा सकती हैं। सिटी बसेस, हॉस्टल्स, स्टूडेंट्स के लिए ये सारी सुविधाएं, और एक और विमेन्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्टाफिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि विमेन के अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत जल्द से जल्द उसका निवारण कर सकें। 7वां नीड क्या है हमारा?
क्लीन प्रोक्योरमेंट। अब ये क्लीन प्रोक्योरमेंट क्यों जरूरी है, वो ऐसे समझिए कि जितने भी हमारे स्कैम बिहार में हुए हैं, चाहे वो फॉर्डर स्कैम हो, चाहे वो सृजन स्कैम हो, ये जितने भी स्कैम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है प्रोक्योरमेंट को लेकर के, ठीक है। इसलिए क्लीन प्रोक्योरमेंट, ई टेंडर्स का लाइव डैशबोर्ड एंड बहुत जरूरी है विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। हमने देखा है कि जब भी कोई विसिल ब्लोअर रहता है जो भी इस स्कैम को उजागर करता है, वो सबसे पहले जो है मार दिया जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और आठवां सबसे बड़ा है क्या, वो है माइग्रेशन रिवर्सल। किस तरह से हम जो बाहर हमारे भाई बंधु गए हैं काम करने, उनको हम कैसे क्या प्रलोभन दे करके वापस बुला सकते हैं फिर से बिहार में काम करने के लिए। उसके लिए हमारी एमएसएमईज की गारंटी कोई स्कीम होनी चाहिए जिससे आकर के वो अपने छोटे छोटे के उद्योग डाल सकें जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। देन एम्प्लॉयर लिंक्ड स्किलिंग स्कीम्स होनी चाहिए जिसके तहत उनको वापस बुला करके उनकी स्किल्स को एनहांस करके फिर से उनको जो है मेन स्ट्रीम बिहार की डेवलपमेंट में उनको लाया जा सके। 1912 की गर्व की कहानी से 2025 की जिम्मेदारी तक बिहार की जीत तब होगी जब सिस्टम्स को वोट हम करेंगे, ना कि किसी इंडिविजुअल को। हम सिस्टम्स को सुधारने के लिए वोट करेंगे, ना कि हमारी जाति के लिए वोट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के बताएं। धन्यवाद।